जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा नए ढंग में देखने वाले हैं। तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले हम एमएम एकेडमी ऐप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो एमएम एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐप है। और ऐप में आपको क्या क्या मिल रहा है? तो बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं। पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, उसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा हो चुका है। ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, काफी इनोवेटिव सीरीज है। इसी तरीके से इंटरेक्शन के थ्रू वो जो कोर्सेस है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हाई यील्डिंग कोर्स है, जहां पर सारी ही चीजें कवर हो रही है। एक किताब नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्सेस से मैं वो चीजें जो है आपके लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको एक प्रॉपर और सही तरीके का कोर्स जो है वो मिल जाएगा हाई क्वालिटी का। तो डेमो लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है। और जो आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, आप होम है, उसके बाद पीडीएफ सेक्शन भी उसके पास अवेलेबल है। प्रोफाइल, यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो नजर आएगी और प्लान्स भी दिखाई देंगे। अगर आपने कोई भी प्लान नहीं लिया हुआ है तो आपको जितने भी प्लान्स है उसके अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स नजर आएंगे। और जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना होगा, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, और 1 साल का है, और 2 साल का भी है। तो 2 साल तक हम साथ में रहेंगे। और 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर हम इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे कि जैसे ही आप अटेम्प्ट दोगे, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो पर्सनल गाइडेंस सेशन है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पर आपको पर्सनल तौर पर जो लाइव इंटरेक्शन है उसके थ्रू जितने भी डाउट्स होते हैं आपके वो कवर कर लेते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस उसके भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, उसका भी आप देख सकते हो कैसे डाउट जो है वो क्लियर किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और जो परचेस करने के लिए, उसके लिए भी आपको अलग अलग ऑप्शन जो है वो मिले हुए हैं। ईएमआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। और बहुत सारे लोगों को जो स्पीड का ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्पीड का ऑप्शन जल्दी आ जाएगा। हम उस पर काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट काम हो चुका है। कोविड की वजह से क्या होता है, थोड़ा इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होता है। मतलब गूगल प्ले स्टोर जो है वो अपलोड करने में टाइम लगाता है ना। तो इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जल्दी ही, मतलब इसी वीक में पूरा काम जो है वो खत्म हो ही चुका है। बस अपलोड करना बाकी है, थोड़ी टेस्टिंग चल रही है। तो उसके बाद स्पीड का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो जल्द से जल्द आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो अब यहाँ पर हम 23 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। तो प्रमोशन खत्म हो गया है, अब थोड़ा हम हमारे पढ़ाई पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 23 जुलाई में काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले फिर से थोड़ा खुद की पब्लिसिटी। तो यहाँ पर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है उस पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और ऐप के जो अपडेट्स होते हैं उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज में यहाँ पर आपको ये जो प्लेस है, ये प्लेस कौन सी है ये बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और सभी पार्टिसिपेट कीजिए। आप सभी करते हो, मेरे को पता है, मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो नहीं कर रहे हैं वो भी कीजिए, ठीक है। मतलब 1000 कमेंट मुझे वहां पर दिखने चाहिए, तभी मजा आएगा यार। आप लोगों के लिए मेरा क्या जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला आर्टिकल जो है ये हमारा दृष्टिकोण बदलने के बारे में बात कर रहा है। तो इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये पीडीएस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, तो इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये वाला आर्टिकल सीबीएसई के रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है। मतलब स्पेसिफिकली बोला जाए तो इवेल्युएशन के बारे में बात कर रहा है। सोचो यार, 100% मार्क्स मिल रहे हैं लोगों को। मतलब कैसे? मैं जब स्कूल में था उस टाइम पर तो तुम कितना भी अच्छा पेपर लिख दो, लेकिन लैंग्वेज में तुमको पूरे में से पूरे मार्क मिल ही नहीं सकते। आज 100% मार्क दिए जा रहे हैं, तो ये किस तरीके का इवेल्युएशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये चीटिंग दी फ्लोर टेस्ट। अब देखिए, राजस्थान में जो कुछ भी चल रहा है उस पर मैं सोच रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ। और मैं लेकर आऊंगा जब पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वहां पर सामने निकल कर आ रही है। मतलब कि हुआ क्या है, हुआ ऐसा है कि कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने एक व्हिप इशू किया कि जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं वो मीटिंग में आए, ठीक है। अब कुछ एमएलए जो है इंक्लूडिंग हमारे पायलट साहब वो मीटिंग में गए नहीं। और फिर क्या हुआ, अब व्हिप के अगेंस्ट में वो गए हैं, बट ऑब्वियसली व्हिप के अगेंस्ट में गए हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ देखने को मिलता है? 10 शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें। अब उसमें क्या होता है कि कोई अगर वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ता है किसी पार्टी की, या फिर किसी और पार्टी में चला जाता है,
तो फिर उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पायलट साहब जो है किसी पार्टी में गए क्या? नहीं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात की है क्या? नहीं। उन्होंने तो यही कहा है कि मेरे को बीजेपी में शामिल होना नहीं है। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जो व्हिप इशू की थी मीटिंग में आने के लिए, उसमें वो हाजिर नहीं रहे थे और उनके साथ कुछ एमएलएस भी थे जो मीटिंग में नहीं आए थे। अब उनके अगेंस्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर है, उन्होंने कहा कि आप बताओ आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए, है ना। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन कौन कर सकता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अब यहाँ पर नई चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो एमएलए हैं वो गए हैं कोर्ट में। अब वो कोर्ट में क्यों गए हैं? आप सोचिए कि हमने तो ये देखा है कि उनका डिस्क्रिशनरी पावर है स्पीकर का, अगर वो निकाल भी देते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, तो उनका ये अपना पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर है। ये यहाँ पर गए हैं ये बोलते हुए कि अगर सेशन ना चल रहा हो तो पर्सनल मीट के लिए जो पार्टी है व्हिप इशू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर इस चीज के लिए वो कोर्ट में गए हैं। अभी पूरा पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर होने दो, ठीक है, पूरा पिक्चर क्लियर होने दो, ठीक है, आएगा आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज के लिए गए हैं। अब स्पीकर जो है वो भी कोर्ट में गए, वो बोल रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल मामला है। मतलब कोर्ट जो है वो रिजल्ट आने से पहले इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आपका जुडिशियल रिव्यू आप देखो, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो मतलब ये जो डिसीजन आएगा ना, इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो हमें देखने को मिलने वाली है, काफी जबरदस्त चीजें देखने को मिलने वाली है। तो इस पूरा मसला देखिए, कुछ डिसीजन आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, पूरा मसला क्लियर होने दीजिए। उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ इतनी डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से, इतने बारकाई से बताऊंगा कि आप बोलोगे यार मतलब मजा आ गया, राहुल गांधी की लैंग्वेज में मजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ हम जब एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें जो काकरा पर 3 है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो इसके बारे में भी देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें क्रिटिकल वर्ड आ रहा है, तो क्रिटिकल वर्ड से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिटिकल ये बैड सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। तो क्या है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। उसी के साथ साथ यहाँ पर हीट वेव्स, फ्लड, ड्रॉट, इसके रिगार्डिंग बात की गई, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और फिर जब हम इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली जीएसटी कंपेंसेशन के बारे में, जो हमारा जीएसटी कंपेंसेशन है उसके बारे में। तो ये भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे, स्टेट्स को क्या हो रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं पहले आर्टिकल पर, जो कि बात कर रहा है यहाँ पर कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो चेंज करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडिया जो है उसे मॉनिटर करना चाहिए, टाइज बिटवीन चाइना एंड ईरान मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं कि अब नहीं, अब ऐसा हो गया ना, मतलब अब ईरान जो है वो चाइना का हो चुका है, अब हमारा ईरान नहीं रहा, वो ईरान नहीं है जिसको हमने पाल पोस कर बड़ा किया था, ठीक है, ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मोदी जी बोल रहे हैं तुम हमारे दोस्त हो ना, हम दोस्त हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने उससे दोस्ती कर लिया तो तुम उनकी हो गई हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि जो रिपोर्ट है हमें देखने को मिल रही है कि ईरान ने जो डिसीजन लिया है कि इंडिया जो है उसे अब दूर कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ से ईरान को मिला हुआ है, और इंडिया को क्या उससे फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ है चाबहार पोर्ट अगर हम देखें तो, क्योंकि फर्स्ट कंसाइनमेंट भी हमने देखा, अगर हम अफगानिस्तान की तरफ लैंड रूट से जाते हैं तो फिर हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि बीच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां पर बन रहा है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो देखने को मिलता है, जो इंडिया का सोवरेन पार्ट है, लेकिन फिर भी वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है वो घुसने नहीं देता है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में यहाँ पर हमने क्या किया, एक चाबहार पोर्ट बना दिया, मतलब कि चाबहार पोर्ट के जरिए क्या हो रहा है, हम सीधा मिडिल ईस्ट में जा पा रहे हैं, जो अफगानिस्तान है उससे यहाँ पर अच्छा कर पा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकलते हैं जो हमने बहुत बार कवर किए हुए हैं, पिछले कुछ लेक्चर से हम कवर कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इंडिया जो है, जो रेलवे लाइन यहाँ पर बनाना था, इंडिया यहाँ पर डिले करता जा रहा है। अब डिले क्यों कर रहा है उसके पीछे भी कई कारण है, ठीक है, ये तो है पैसे का वैसे का मामला है, लेकिन और भी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी कई कारण है। जैसे कि आप देखिए जो ईरान है, ईरान और यूएसए का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, मतलब यूएसए को सुहाता ही नहीं है ईरान, मतलब उसको देखना पसंद नहीं है ईरान को, है ना, इतनी नफरत करता है वो ईरान से। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया और ईरान के जो है रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जो है अच्छे रहे हैं, ऑयल का बोलिए या फिर जो भी चीज़ें बोलिए, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी ईरान जो है इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। अब हुआ ऐसा है कि यहाँ पर इंडिया और यूएसए के भी रिलेशन जो है बहुत अच्छे हो गए हैं,
इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वो यूएसए तो बोलता है कि भाई तब तुम आओ मेरे पास ही आओ, सिर्फ मतलब तुम शामिल हो जाओ यूएसए में, आ जाओ, यूएसए और इंडिया एक ही है, इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जब यूएसए किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, तो अगर कोई और कंट्री, मतलब यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगाया है, और अगर कोई और कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करती है तो उस पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिया ट्रेड करे ईरान के साथ तो उस पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन ईरान के साथ तो इंडिया ट्रेड कर रहा है, फिर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए गए? कल ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और चाइना को कुछ छूट दी गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निर्भर है ईरान पर, मतलब बहुत एक अच्छा ट्रेड करती है ईरान के साथ। तो ठीक है, एकदम से तुम नहीं कर पाओगे, एकदम से तुम ट्रेड नहीं रोक पाओगे, इससे तुमको थोड़ी सहूलत देते हैं। और ये भी है कि ईरान के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हो तो डॉलर्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक हमें पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिले कर दिया है, यही सोच में कि यूएसए को हम खफा तो नहीं कर देंगे, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो एक साइको, ये होती है ना, साइको बोलने के बजाय एक जो बहुत शॉर्ट टेम्पर गर्लफ्रेंड होती है, उस तरीके से यूएसए जो है वो बर्ताव कर रहा है, और हम एक मैच्योर्ड जो बॉयफ्रेंड होते हैं तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट जो है वो चाइना को हैंड ओवर किया गया है क्या? अभी तक तो नहीं किया गया है। अगर हम देखें तो अब तक अगर जो पर्सपेक्टिव चल रहे हैं अब तक तो नहीं किया गया है। तो इंडिया हार गया है, चाइना जीत गया है, ये जो नरेटिव्स है ये फिलहाल हमने नहीं चलाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। उसी के साथ साथ इंडिया ही नहीं, बाकी जो कंट्रीज है इंक्लूडिंग चाइना, उनको काफी डिफिकल्ट रहता है कि जो भी यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं तो ईरान के साथ अगर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है तो फिर काफी मुश्किल जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही जा रहा है, चाइना को भी जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डॉलर फाइनेंसिंग है उसका डिनाइल हमें देखने को मिलता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो भी चलता है वो डॉलर्स में चलता है। अब यहाँ पर अगर हमें ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है ईरान में, तो फिर आप डॉलर्स में नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इंडिया को ही नहीं, प्रॉब्लम चाइना को भी हो रहा है। लेकिन बस चाइना का एक एडवांटेज ये है, चाइना के लिए एडवांटेज ये है कि चाइना अभी पूरी तरीके से सुपर पावर बनने की कगार पर है, उसे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है यूएसए पर। इनफैक्ट यूएसए जो है वो अब चाहता है कि चाइना के साथ उसके रिलेशन जो है वो ठीक ठाक रहे, है ना। अब यहाँ पर चाइना तो खुले आप देखो, अब मतलब एकदम गुंडागर्दी करता है, एकदम ही गुंडागर्दी कर रहा है कि ये नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरीके से चल रहा है उसका। अब चाइनीज जो परचेस है ईरानियन ऑयल का वो भी डिक्रीज हो गया है पास्ट 2 इयर्स में। मतलब आप देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही इम्पैक्ट हुआ है, चाइना को भी इम्पैक्ट हुआ है। मतलब चाइना के जो परचेस है वो भी यहाँ पर कम हो गए हैं। ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड जो है वो भी यहाँ पर $23 बिलियन जो है वो यहाँ पर गिर गया है एज कम्पेयर टू 35 बिलियन जो पीक पर हमें देखने को मिल रहा था। तो चाइना का भी ट्रेड जो ईरान के साथ वो यार डामाडोल हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे जिनपिंग जो है उसने जो विजिट किया था ईरान की जनवरी 2016 में, तो उसने टारगेट दिया था कि 600 बिलियन का ट्रेड जो है वो यहाँ पर हम करेंगे। अब कहाँ तक पहुंच पाए हैं? कहीं तक नहीं। ईरान जो है उसने भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पर ड्राफ्ट जो है वो सबमिट किया गया है। मतलब यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है कि चाइना यहाँ पर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाइना यहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर उड़े मारेगा, यहाँ पर हम खेलेंगे कूदेंगे, तो ये भी अभी ड्राफ्ट है, ये अभी तक रियलिटी में नहीं हुआ है। ये अभी तक सिर्फ सोचा गया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि ड्राफ्ट जो है उसमें चेंजेस आ जाए, हो सकता है ड्राफ्ट जो है उसमें भी अच्छी चीज ना हो, है ना। अब यहाँ पर देखिए, रशिया बोलिए, चाइना बोलिए और ईरान बोलिए, तीनों का मेन एक जो सबसे बड़ा विलन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कौन है? वो है यूएसए। अब यूएसए अगर आप देखो तो उनके अगेंस्ट में ये तीनों गठबंधन बना सकते हैं, है ना, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए ट्राइलैटरल ईरान, चाइना एंड रशिया नेवल एक्सरसाइज जो है वो भी यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान जो उसमें देखने को मिली थी जून में, इससे कहा गया न्यू ट्रायंगल ऑफ पावर। तो इससे क्या एक मैसेज शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि नई पावर जो है वो यहाँ पर आ रही है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अब यहाँ पर इंडिया जो है उसने अपने रिलेशन सऊदी अरेबिया और यूएई जो है उसके साथ भी अच्छे खासे बनाए हैं। मतलब हमारे जो रिलेशन है सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, वो भी यहाँ पर पैरेलली अच्छे चल रहे हैं, है ना। और जो कि बिगर सप्लायर है ऑयल के, ऑयल जो है उसको बिगर सप्लायर है, और उसी के साथ साथ चाइना के लिए भी वो ज्यादा ऑयल सप्लाई करते हैं, गैस सप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू ईरान। मतलब अगर देखें तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना के लिए ईरान से बड़ा तो अरब है, ठीक है। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो ईरान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? यूएसए एक कॉमन एनिमी जो है वो देखने को मिल रहा है। चाणक्य नीति के बारे में बताया ना, वो जो सर्कल मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल का बताया था, यहाँ पर किंग है तो ये उसका दुश्मन रहेगा, एनिमी रहेगा। ये क्या रहेगा? ये उसका दोस्त रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो ईरान है उसके साथ दोस्ती बढ़ाना जो चाइना चाह रहा है, वो खास एक पर्सपेक्टिव हमें यूएसए का एंगल भी देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर आप देखोगे सऊदी अरेबिया यूएई जो है उसके साथ हमने रिलेशन जो है वो और अच्छे करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जस्ट लास्ट वीक आफ्टर द ट्रायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बाय एनुअल चाइनीज अरब स्टेट कोऑपरेशन फोरम जो है वो हमें देखने को मिला था। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, चाइना जो है वो तो अपने गोते खा ही रहा है, अपने जो फ्रेंडशिप है वो तो ईरान के साथ भी बढ़ा रहा है, अरब कंट्री के साथ भी बढ़ा रहा है। चाइना जो इमर्ज हुआ है एज अ मेजर आर्म सप्लायर टू अरब स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ गल्फ कंट्रीज देखे तो उन्होंने चाइना को वेलकम किया एज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। अब देखिए जो अरब कंट्रीज है उनको जहां फायदा मिलेगा वहां वो गोते खाएंगे, और वही यहाँ पर हो रहा है। जो चाइना है वो उनको एक बहुत अच्छा सप्लायर मिल रहा है, बहुत अच्छा एक इंपोर्टर मिल रहा है, तो बट ऑब्वियसली उनके साथ वो अच्छा रिलेशन बनाएंगे, है ना। उसी के साथ सोर्स ऑफ मिलिट्री सप्लाईज, ठीक है, एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर भी उभर रहा है। और ध्यान दीजिएगा जब सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर उभर रहा है तो यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है जब वो ये जो बेस है एक दूसरे के वो भी इस्तेमाल कर सके, और अगर उन्होंने बेस एक दूसरे का इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या हो सकता है, इंडिया जो है वो गिरा जा सकता है ना। और इसीलिए इंडिया जो है उसने यहाँ पर जो पॉजिटिव रिलेशन है ईरान के साथ वो मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने हमारे दुश्मन के साथ दोस्ती कर दी है तो अब दोस्त दोस्त ना रहा, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमने ईरान के साथ भी हमारे जो रिलेशन है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, जैसे एक डायलॉग है ना अजय देवगन का कि जब दोस्त बनाकर काम हो सकता है दुश्मनी क्यों करना। तो यहाँ पर दुश्मनी जो है वो भारी पड़ सकती है, दोस्त बनाकर अगर काम किया जाए तो यहाँ पर अच्छा हो सकता है। उसी के साथ जो अरब स्टेट्स है, इजराइल है, उनके साथ भी हमने अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, जैसे कि चाइना जो है वो रख रहा है। ठीक है, उस तरह की पॉलिसी हमने यहाँ पर रखना चाहिए। तो इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब यहाँ पर आप देखिए पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके बीच में स्ट्रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर ईरान है, एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर ईरान है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्वादर पोर्ट, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चाबहार पोर्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ग्वादर पोर्ट जो है यहाँ पर चाइनीज के जो मिलिट्री है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से जो भी शिपमेंट्स आते हैं इसे ही ब्लॉक कर सकता था, तो हमने यहाँ पर चाबहार जो है वो खड़ा कर दिया है, मतलब अब ये हमारे ताबे में है ना। यहाँ पर ये चाइना जो है ब्लॉक नहीं कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहा है चाइना, ये पूरी ही कंट्रीज को अपने ताबे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा रिलेशन जो है इनके साथ कोई खराब नहीं है, तो हमने इनके साथ रिलेशन जो है वो अच्छे रखना ही चाहिए, सिर्फ ट्रेड पर्सपेक्टिव से नहीं। क्योंकि हमने देखिए जो यूएई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोलिए, बहुत सारी चीज़ों में हम यहाँ पर कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में हमने सभी के साथ, भले ही चाइना उनके साथ दोस्ती कर रहा हो लेकिन फिर भी हमने उनके साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहिए। जैसे कि रशिया देख लीजिए, रशिया जो है उसके चाइना के रिलेशन अच्छे हैं, रशिया इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कौन बनेगा आया सीरीज जो थी कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो रशिया है उससे हम इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, रशिया एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। तो उसी तरीके से ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज के साथ भी हमने रिलेशन जो है अच्छे रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है, मतलब जीसीपीओए जो है वो यहाँ पर रिवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो हो सकता है कि जो न्यूक्लियर डील है जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गए थे पॉक 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 करते हुए, तो वो फिर से यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से रिवाइव हो सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सैंक्शंस लगाने की वजह से क्या हुआ है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अब ट्रेड नहीं कर पा रही ईरान के साथ, है ना। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ट्रेड नहीं कर पा रही ईरान के साथ। लेकिन अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं, क्योंकि फिर से रिवाइवल देखा जा रहा है, अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं ईरान से तो फिर यूरोपियन कंट्रीज जो है ट्रेड कर पाएगी, है ना। इसलिए हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा जो रिलेशंस है वो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो ईरान है, ईरान जब उस पर सैंक्शंस लगाए गए फिर भी वो ट्रेड के लिए वेस्ट की तरफ गया क्या, चाइना की तरफ इतना अपना खुद एकदम चला गया नहीं, अब उनके चरणों में गिर गया कि नहीं अब आप ही हो हमारे, आप ही हो करता रहता, ऐसा नहीं किया है चाइना, ईरान ने, है ना। तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, बेसिक क्रक्स क्या है पूरे आर्टिकल का, कि हमने कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि ईरान के साथ अब हमारी दुश्मनी हो चुकी है, अब ईरान हमारा नहीं रहा, अब चाइना का हो चुका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ईरान जो है उसके साथ हमने रिलेशन जो है वो अच्छे रखना चाहिए, प्लस जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमने रिलेशन जो है वो अच्छे रखना चाहिए। मतलब इंडिया जो है वो यहाँ पर हैस्टी कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अब रिलेशंस उसने डैमेज कर दी ईरान के साथ, है ना, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए स्ट्रेटेजिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ईरान के साथ हमने रिलेशन जो है वो अच्छे रखना चाहिए, प्लस यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ भी रिलेशन हमने अच्छे रखना चाहिए। यही सारी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए ज्यादा एक और बड़ा कंसर्न है कि चाइना जो है वो यहाँ पर नया पोर्ट करने की कोशिश कर रहा है जिजास, ठीक है, जो कि एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के माउथ के पास है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। चाइना जो है वो तो अपनी स्ट्रेटेजी कर ही रहा है एट एनी कॉस्ट,
हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जहां जहां चाइना जा रहा है वो कंट्री से अगर दुश्मनी मोल ले लेंगे तो फिर ऐसा है कि अब वो कंट्री जो है वो भी इंडिया के अगेंस्ट में हो जाएगी, तो चाइना को एक नया बूस्ट मिल जाएगा। इसीलिए चाइना जहां जहां जा रहा है तुम जाओ, लेकिन एक क्या है, अपना जो दोस्ती अपनी जो फ्रेंडशिप है वो रखे रहो, जिससे कि वो जो कंट्रीज है चाइना आने के बावजूद वो अग्रेसिव नहीं होंगे। तो ये एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है होल्स इन द सेफ्टी नेट। जो सेफ्टी नेट्स है उसमें किस तरीके से होल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कौन से गड्ढे हैं यहाँ पर, जो राशन है उसके बारे में बात की जा रही है, जो पीडीएस सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, अगर हम ओवरऑल पीडीएस सिस्टम देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल अगर हम पीडीएस सिस्टम देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है राशन दिया जा रहा है। अब लॉकडाउन आ गया है, लॉकडाउन के चलते क्या हुआ है, लोगों का जो इनकम है वो बंद हो गई है। अब ऐसे सिनारियों में हम क्या करते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है उनको वहाँ पर राशन जो है सब्सिडाइज रेट में दिया जाता है। लेकिन सरकार ने क्या किया है, सरकार ने जो फ्री राशन है वो यहाँ पर देने की बात की है। इससे क्या हुआ है कि लोगों को फायदा हुआ है कि मतलब जो भी राशन लेना था, जो भी उनको खर्चा आता था, अब वो बिना खर्चे के खाना जो है वो एटलीस्ट खा पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक राशन देते हैं, राइस बोलिए, व्हीट बोलिए, है ना, हम सारी चीज़ें देते हैं क्या, हम फ्रूट्स देते हैं क्या, हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करते हैं क्या पूरी तरीके से, नहीं, पूरी जो डाइट है वो नहीं मिलती है। अब ऐसे सिनारियों में क्या हमें देखने को मिला है कि जो फ्रूट्स है जो लोग खाते थे उसके साथ साथ जो अनाज खाते थे, राइस बोलिए, व्हीट बोलिए, तो यहाँ पर फ्रूट जो है उसका यहाँ पर तादाद कम हो गई है लोगों के इंटेक में, और जो राइस एंड व्हीट है उसकी तादाद यहाँ पर बढ़ गई है उनके इंटेक में अगर देखा जाए, उनके डाइट में अगर देखा जाए, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पर कंक्लूजन जो है हमें ऑथर के द्वारा निकाले गए हैं। तो पहली चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो राशन है उसमें स्मूथनेस तो देखने को मिल रही है, ठीक है, जो एक्सेस हो रहा है राशन के लिए पीडीएस सिस्टम पर उसमें स्मूथनेस तो आ रही है। मतलब अगर देखा जाए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 90% जो है वो राशन अच्छी तरीके से सप्लाई किए जा रहे हैं, 99% तक सप्लाई किए जा रहे हैं अच्छे तरीके से, और वहाँ पर जो शॉर्टेज है वो भी नहीं आ रहा है कि मतलब बहुत सारे लोगों की लाइन लग गई है कि मुझे राशन दो और वहाँ पर शॉर्टेज आ गया है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या देखा गया है कि लिटिल और नो सेविंग विल फाइंड इट हार्ड टू कवर देयर हाउस होल्ड फुल कैलोरी नीड्स। यहाँ पर बेसिकली क्या है, फुल कैलोरी नीड जो है उसका भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए। रिसर्च टीम जो है उसने रिसेंटली इवेल्युएट किया है कि छत्तीसगढ़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है लॉकडाउन में। मतलब यहाँ पर आप देखिए राशन शॉप जो है वो 20% ऑफ द सर्वेड हाउस होल्ड जो है वो वरीड है, लेकिन बाकी अगर आप देखो, मतलब बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर राशन मिल रहा है और वहाँ पर शॉर्टेज भी नहीं हो रहा है राशन शॉप में। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे राशन शॉप है जो 20% ऑफ द सर्वेड हाउस होल्ड जो है वो वरीड है कि यहाँ पर क्या है कि जो आने वाला टाइम है उसमें राशन जो है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम एनएसएस डाटा भी देखते हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर लोगों का हो रहा है वो अनाज के ऊपर अब भले ही ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ उनका पैसा बच रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो टोटल 100 रुपए जो है महीने का खर्च करते थे और उसमें से 20 रुपए वो अगर अनाज पर खर्च करते थे, अब ये इनके 20 रुपए जो है वो यहाँ पर बच रहे हैं, है ना, मंथली जो फूड एक्सपेंडिचर है उनका वो बच रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड में हाउस होल्ड के अंदर ही, वो यहाँ पर और वर्स हो सकती है लॉकडाउन के पीरियड में भी, और इकोनॉमिक हार्डशिप जो हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन तो चल ही रहा है लेकिन उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक हार्डशिप है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसके वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का हाउस होल्ड्स में ये वर्स हो सकता है, खराब हो सकता है। अगर हम देखें आंगनवाड़ीज, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में अगर हम देखें तो बंद हो चुके हैं। जो मतलब डेली हॉट मिल्स प्रोवाइड करते थे, जो मतलब गरम गरम खाना प्रोवाइड करते थे, अब वो रिप्लेस हो चुका है यहाँ पर टेक होम ड्राई राशन से। यहाँ पर अब सूखा सूखा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम लड़कियों की बात करें खासकर, ठीक है, जो यहाँ पर लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, और उसी के साथ साथ जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो लास्ट में खाना खाती है। मतलब पहले जो मेल है पैट्रियार्कियल, सो कॉल्ड पैट्रियार्कियल सोसाइटी, तो यहाँ पर लास्ट में खाना खाती है। तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि उनको खाने के लिए बहुत कम चीज़ें बचती है, तो इसलिए प्रॉपर डाइट उन्हें नहीं मिल पाता है, तो हेल्थ पर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जो लॉन्ग लास्टिंग रिपरकर्शन है वुमेन की हेल्थ पर, मॉर्बिलिटी पर, मोर्टिलिटी पर, ये हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो इनसिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर हमें
आ सकती है, इनसिक्योरिटी जो है वो आ सकती है। और अगर बट ऑब्वियसली लड़कियों को खाना ना मिले तो उनकी हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगा, एजुकेशन पर प्रॉब्लम आएगा, है ना, वेल्थ डेफिसिट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तीसरी चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, सिग्निफिकेंट गैप जो है फूड सिक्योरिटी सेफ्टी नेट, ये यहाँ पर रिटर्निंग माइग्रेंट के लिए देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे माइग्रेंट जो है, माइग्रेंट मतलब क्या है कि यहाँ पर बिहार में अगर कोई वर्कर है, उसे बिहार में अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो माइग्रेट होकर जाएगा, मुंबई में जाएगा, वहां पर काम ढूंढेगा। लेकिन यहाँ पर जब वो चला गया था तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर लॉकडाउन होने की वजह से सारी जो इंडस्ट्री से बंद है, उसे अपने घर पर जाना पड़ा। अब जब घर पर जाना पड़ा तो रिटर्निंग माइग्रेंट जो है उसे खाना कैसे मिले, उसके पास तो कुछ है नहीं, पैसा वैसा कुछ आया नहीं है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है उन्होंने फ्री राशन जो है वो देने की बात की, है ना, फ्री राशन देने की बात की है इररिस्पेक्टिव ऑफ राशन कार्ड स्टेटस। लेकिन ये जो है कितना कंटिन्यू होगा, क्या ये आगे भी दिया जा सकता है? क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा क्या उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा, क्या उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा? नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या होगा आगे, जितना भी एक्सटेंड किया गया उससे आगे क्या होगा, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मतलब यहाँ पर अगर इंसान जो है वो जितना उसको खाने की ज़रूरत है, नॉर्मल कंडीशन में जितना खाने की ज़रूरत है, अगर उससे कम वो खाता है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेसिकली होना क्या चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो भी चीज़ें हैं उसका एक जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसर्न को एड्रेस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए डाइवर्सिफाइंग एंड एक्सपांडिंग प्रोडक्ट्स। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहे हैं कि भैया तुम ये लो ये खा लो, ये लो ये खा लो। लेकिन इसके जगह पर अगर वो क्या कर सकते हैं कि अगर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन लेकर आए, कि मतलब क्या है कि समझ लीजिए एक घर को 6 किलो जो है वो अगर राइस दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसमें थोड़ा कम कर देते हैं, 4 kg देते हैं, प्लस यहाँ पर 2 kg जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स है वो भी अगर ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और न्यूट्रिशियस खाना जो है वो मिल सकता है। नहीं तो फिर हेल्थ पर काफी प्रॉब्लम आएगा। मतलब क्या होगा कि लॉकडाउन के चलते हम यहाँ पर न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, उससे क्या होगा, ये लॉकडाउन के पीरियड में उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। मतलब लॉकडाउन अच्छा होने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद जब हमें ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी इफिशियंसी 100% नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो चुकी है, तो और इकोनॉमी ऊपर नहीं जा पाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो बताई गई है। शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन जो है फ्री लेंटिल्स का वाया पीडीएस सिस्टम जो है, ये भी यहाँ पर वेलकम किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ने एक्सपांड करना चाहिए, जैसे कि बाकी जो एसेंशियल्स है, ऑयल, शुगर, लोकली प्रोक्योर्ड आइटम्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने कंसिडर करना चाहिए। तो ये भी चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। उसी के साथ साथ इंडिया जो है, यहाँ पर लास्ट लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोली गई है, मतलब एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक जनरल अवेयरनेस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया शुड नॉट अलाउ वन इमरजेंसी द पेंडेमिक टू टर्न इनटू अनदर। मतलब यहाँ पर कितनी जबरदस्त बात बोली गई कि एक इमरजेंसी चल रही है पेंडेमिक की, लेकिन इंडिया ने और एक अगली जो इमरजेंसी है उसके तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर सिटीजन जो है क्या वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? 100% सिटीजन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकार जो अपना रोल तो अदा कर रही है, सरकार को अपना रोल जो है वो अदा करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो सिटीजन्स है वो भी अपना रोल जो है वो अदा कर सकते हैं, जहाँ पर हम फूड इनसिक्योरिटी जो है उससे बाहर निकल सके, ओवरकम कर सके। तो यहाँ पर काफी लोग कर भी रहे हैं और हम भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बोली गई है। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ककरापर 3। ककरापर 3 जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। मोदी जी जो है उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके तारीफ की है, वाइस प्रेसिडेंट ने भी की है, काफी सारे लोगों ने जो ककरापर है उसकी यहाँ पर तारीफ की है। देखा जाए तो 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी, अब उसके बाद फाइनली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए 3rd यूनिट जो है ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है, जिसे KAPP3 कहा गया है, गुजरात में उसने फर्स्ट क्रिटिकलिटी जो है वो अचीव कर लिया। अब क्रिटिकलिटी अब आप सोच रहे होंगे क्रिटिकलिटी मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ क्रिटिकल हो गया है कि यहाँ पर कुछ खतरनाक हो गया है क्या? जी नहीं, क्रिटिकलिटी का मतलब है कि यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है। अब वो क्या हुआ है वो हम आगे देखेंगे, सारी टर्म जो है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर जो एटॉमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने भी यहाँ पर मित्रों तारीफ की थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा हम बेसिक इस पर जाते हैं, किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, और फिर उसके बाद जो आर्टिकल में लिखा गया है वो देखते हैं। अब बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे यहाँ पर उसको जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किस तरीके से किया जाता है,
मतलब एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, जो टरबाइन है उसको घुमाना पड़ता है, बस। आप समझ लीजिए एक जो टरबाइन है ऐसा गोल है, उसको बस घुमाना है, वो अगर घूमे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब टरबाइन को घुमाना, इसके लिए हमें अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है वो देखने को मिलते हैं। टाइडल एनर्जी बोलिए, है ना, तो अलग अलग जो हमें थर्मल एनर्जी, जो अलग अलग एनर्जीज देखने को मिलती है, उसके जरिए किया क्या जाता है, सिंपली सिर्फ जो टरबाइन है उसे रोटेट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है टरबाइन, इसे देखिए रोटेट किया जा रहा है, ये रोटेट हो रही है तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। तो मतलब करना क्या है, सिर्फ टरबाइन को रोटेट करना है। तो आप खुद सोच के देखिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिससे कि हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। एक तो उसको हवा में छोड़ दो, हवा से वो घूमना शुरू होगा, है ना, उससे हमें देखने को मिलता है विंड एनर्जी जो है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है, अगर हम जो पानी है उससे अगर फेंके जोर से, ठीक है, जिससे टाइड्स आती हैं तो टाइड्स उसको घुमा सकती है ना, वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है, धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली क्या हो रहा है, धुआं यहाँ पर आ रहा है और धुआं ये टरबाइन को रोटेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज जो निकल कर आती है वो ये है कि अब धुएं को कैसे करना है, धुएं में उड़ा के कैसे धुएं में उड़ाना है। तो यहाँ पर इसमें आता है कि पानी जो है उसको धुएं में कन्वर्ट करना है। पानी को धुएं में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये रिएक्टर के जरिए, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो है ये गर्म कर रहा है, ये जो रिएक्टर है ये पानी को गर्म कर रहा है जिससे कि वो धुएं में कन्वर्ट। देखिए हमें एकदम पीएचडी नहीं करनी है चीज में, ठीक है। आप अगर पीएचडी करना है तो वो बहुत अलग होता है, यहाँ पर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है, वो भी जो हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो इसके लिए मैं एकदम ही शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा जाकर, मतलब जो हमारे आर्टिकल में देखने को नहीं मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा जाकर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रिएक्टर में क्या होता है, रिएक्टर में देखिए मैं अगर आपको समझाना चाहूँ ना, मैं आपको पूरा यहाँ पर पीएचडी करवा सकता हूँ, इतना मेरे को इसके बारे में पता भी है कि यहाँ पर रॉड जो होते हैं फिर उसमें किस तरीके का रिएक्शन होता है, ये सारी चीजें। लेकिन वो बताने में कोई मतलब नहीं है, लेक्चर जो है वो चला जाएगा 2 घंटे का 3 घंटे का, तो मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो रिएक्टर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसमें हमें जो फ्यूजन रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फ्यूजन रिएक्शन होती है, ये जो रॉड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसमें होता है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें फ्यूजन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है रॉड जो है वो गर्म हो जाता है। जैसे आपने ये किया है कि कभी कि आपके घर पर वो अगर रॉड हो, कॉइल हो, ठीक है, कॉइल अगर हमने पानी में डाल दी, अपने वो इलेक्ट्रिसिटी जला दी और फिर पानी जो है वो गर्म हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी से इसे कन्वर्ट ये किया जा रहा है, जैसे हम क्या करते हैं कॉइल जब पानी में डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तब वो कॉइल गर्म होता है और पानी गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो गर्म हो रहे हैं ये कोई इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है। मतलब क्या है, फिर इनको गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगाओ और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब ही क्या है, जितनी बन रही है उतनी खर्च हो रही है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसके तहत हमें ये गर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। फिर ये गर्म होते हैं, फिर क्या होता है, गर्म होने के बाद यहाँ से आप देखो धुआं जो है वो निकल रहा है और इस तरीके टरबाइन जो है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। एकदम सिंपलिस्टिक में बताया, लिटरल मीनिंग मत जाइएगा, ठीक है। ये हमें देखने। अब हम आते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन इस तरीके से होती है, मतलब बेसिकली क्या है, दो होते हैं, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फ्यूजन। अब फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। फ्यूजन आपने बचपन में अगर डांस वांस किया हो, ठीक है, या फिर आपको डांस में इंटरेस्ट रहा हो, तो आपने हमेशा ये देखा होगा, या फिर अवार्ड फंक्शंस अगर आपने देखे हो, या फिर शादियों में अगर आप गए हो वहां पर किसी को डांस करते हुए देखा हो, तो अभी ये नया ट्रेंड है कि कोई एक पूरे गाने पर डांस नहीं करते, है ना। पूरे गाने पर एक ही गाने पर डांस नहीं करते, जो एक आधा कड़वा एक गाने का ले लिया, फिर दूसरा कड़वा दूसरे गाने का ले लिया, तीसरा कड़वा तीसरे गाने का ले लिया, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या बेसिकली हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब ये एक गाना जो है वो लिया जा रहा है, ये दूसरा गाना लिया जा रहा है, तीसरा गाना लिया जा रहा है और इससे एक पूरा गाना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया फ्यूजन, इसे हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। गानों का फ्यूजन किया जा रहा है। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि मतलब एक, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज बताऊं तो एक गाना है, उसमें से एक दूसरा गाना ये गाना सेपरेट कर दिया, उसे हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। मतलब फ्यूजन मतलब मिक्स करना, फ्यूजन मतलब बाहर निकलना। इसी तरीके का यहाँ पर हो रहा है कि एक यहाँ पर देखिए ये पटका और ये निकला, ये इसको पटका ये निकला, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये सेपरेट होने से क्या होता है, रिएक्शन डेवलप होती है। और क्रिटिकलिटी मतलब क्या है, क्रिटिकलिटी का मतलब यही है कि यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन जो है पर्टिकुलरली हो रही है जिससे कि हीट डेवलप हो रही है। क्योंकि जो फ्यूजन रिएक्शन होती है ना, ये फ्यूजन रिएक्शन क्या करती है, हीट डेवलप करती है, ठीक है। ये फ्यूजन रिएक्शन क्या करती है, हीट डेवलप करती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जिससे कि हीट डेवलप हो रही है। हीट डेवलप होने से ये गर्म हो रहा है, ये गर्म होने से पानी जो अंदर आ रहा है वो गर्म हो रहा है।
और फिर जो धुआं है वो निकल रहा है, धुएं में उड़ा के जाने क्या होगा, हमारे टरबाइन घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें जो चीजें हैं ये देखने को मिलती है। फिर क्या है, यही जो धुआं है इसे फिर से कंडेंस किया जाता है, कंडेंस करके फिर से यही जो है वो सर्कुलेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो लिक्विड है वो हमें देखने को मिल रहा है। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, एकदम ही आसान है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो अचीवमेंट है सिग्निफिकेंट क्यों है, इतनी बड़ी अचीवमेंट हम यहाँ पर क्यों मान रहे हैं, मतलब बेसिकली हुआ क्या है, ये जो हमने देखा है यहाँ पर जो 3 आया है ये अब यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन कर पा रहा है, मतलब अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिटिकलिटी हम देख रहे हैं, क्रिटिकलिटी डेवलप हो गई है, मतलब क्या रिएक्शन जो है प्रॉपरली हो सकती है, वो हीट हो सकता है, अब वो टर्बाइन को रोटेट कर सकता है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर अचीवमेंट इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, और उसी के साथ साथ ये नेचुरल यूरेनियम जो है एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की। अब आजकल नया आ गया है कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो है ये नेचुरल यूरेनियम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, और हेवी वाटर जो है वो एज अ मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, और ये इंडिजीनियसली पूरी तरीके से इंडिया में डेवलप हुआ है, इसीलिए मतलब यहाँ पर आप देखिए जो मेक इन इंडिया है या फिर अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है आत्मनिर्भर, उसे यहाँ पर प्रमोट किया गया है, तो इसलिए इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो देखिए एक बार यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन आ गया था, जो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है उस पर क्वेश्चन आ गया था, तो ये आपको पता नहीं चाहिए, ये नेचुरल यूरेनियम जो उसका इस्तेमाल करता है एज अ फ्यूल, और हेवी वाटर जो उसका इस्तेमाल करता है एज अ मॉडरेटर। ठीक है, और बिगेस्ट रिएक्टर साइज जो इंडिजिनियसली डिजाइन का वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, अब तक अगर हम देखें तो यहाँ पर तारापुर जो है महाराष्ट्र में, उसमें हमें डिप्लॉयड किया हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑपरेशनलाइजेशन जो है इंडिया के फर्स्ट 700 MWE रिएक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट स्केल अप टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन भी अगर देखें और डिजाइन भी अगर हम देखें इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इसीलिए क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा है कि इसको बूस्ट मिल रहा है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक्सेस थर्मल मार्जिन है उसे हम अटेंड कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मतलब अब जो हम वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना अचीव नहीं कर पा रहे थे, अब वो हम अचीव कर पाएंगे। अब हो सकता है कि और रिमोट एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। अब जो लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस ऐसे भी है कि भले ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई हो लेकिन फिर भी लोड शेडिंग वहां पर इतनी होती है कि पूछिए मत। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है ये जो है ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है 2010 के आसपास ही शुरू हो गया था। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट है ये प्रोजेक्ट की, ये फंड की गई थी विद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 70:30। ठीक है, 70:30 जो है उसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर हमें ये देखने को मिल रहा था। डेब्ट मतलब क्या होता है, डेब्ट मतलब होता है कि आप लोन ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो, किससे उधार ले रहे हो, ये पैसा आपको वापस देना है। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ ऐसा होता है कि या फिर आप ये मतलब कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देना पड़ेगा, ये हो गया डेब्ट। इक्विटी मतलब क्या होता है कि आप लोगों को साथ में ला रहे हो कि भैया आप भी यहाँ पर ओनर हो, तो इस तरीके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है उसके बेसिस पर ये फंड किया गया था, मतलब इसमें जो कर्जा है वो भी है और इक्विटी मतलब शेयर जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पर क्रिटिकलिटी जो हमने देखा है, क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका मतलब है कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होगी जो कि हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि जो स्टीम है वो जनरेट होगी, और ये जो स्टीम जनरेट हो रही है ये यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करेगी, और यही है क्रिटिकलिटी। यहाँ पर जो बोला गया है मोदी जी के ट्वीट में भी अगर आप देखोगे क्रिटिकलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है कि अब वो तैयार है कि अब वो फ्यूजन रिएक्शन कर सकता है, वो टरबाइन को रोटेट कर सकता है हीट डेवलप करके स्टीम में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पर आप फ्यूजन देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा फ्यूजन रिएक्शन क्या है, इन विच न्यूक्लियस जो है एक एटम का स्प्लिट होता है 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में। यहाँ पर आप देखिए ये जो है स्प्लिट हुआ है, इसमें और इसमें स्प्लिट हो गया है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। लाइट वाटर रिएक्टर ये एक टाइप है थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर का, जो कि नॉर्मल वाटर जो है वो इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर जो है वो नहीं करता है, नॉर्मल वाटर जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उसका इस्तेमाल करता है एज ए कूलेंट। ठीक है, और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है, ये एक ऐसा होता है जिसमें लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर आता है, जो लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का एक टाइप है, जहाँ पर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है आर फ्यूएल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, तो ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये आपको मैथ्स द पेयर में पूछी जा सकती है।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पर आपको हीट वेव, फ्लड, ड्रॉट, प्रोजेक्शन फॉर इंडिया ये बताया जा रहा है। मतलब ये हीट वेव है, फ्लड है, ड्रॉट से इसका प्रोजेक्शन किस तरीके से होगा ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर वार्न किया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, हीट वेव, फ्लड्स, ड्रॉट्स ये सब आ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप कैसे होते हैं, है ना, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होते हैं। साइक्लोन्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है क्या होता है, कोरिलीज फोर्स। इसीलिए अगर हम देखें ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में कोरिलीज फोर्स नहीं होता है, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में जो हमें साइक्लोन्स है वो देखने को नहीं मिलते हैं। हमें मोस्टली ये वाला पट्टा है वहां पर देखने को मिलता है, और इस तरफ ऐसे जाती है हवा, इस तरफ ऐसे जाती है कोरिलीज फोर्स की वजह से, है ना। और ऊपर अगर हम देखें तो ये ऐसी हवा पलटकर ऐसी घूमना शुरू होती है। और यहाँ पर अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो एंटी साइक्लोन, अगर हम सदर्न इसमें देखें तो ये साइक्लोन तौर पर घूमते हुए हमें देखने को मिलती है, जो भी साइक्लोन्स होते हैं वो। और उसी के साथ साथ बहुत सारे साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। वो भी क्यों होता है, ये जो सारी चीजें हैं, और 25 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो टेम्परेचर चाहिए होता है तब जाकर साइक्लोन बन सकता है, लो प्रेशर चाहिए होता है। ये सारी चीजें हैं, हम जो ज्योग्राफी के लेक्चर से उसमें डिटेल में देखेंगे। साइक्लोन्स बोलिए, थंडरस्टॉर्म्स बोलिए, हीट वेव बोलिए, हीट वेव की क्या कंडीशन है हमने कई बार देखी है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बता पाओ कि हीट वेव की कंडीशन क्या क्या है तो बहुत अच्छा होगा। फ्लड्स, उसी के साथ साथ जो ड्रॉट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल के जरिए बताया जा रहा है किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। मॉनसून अगर हम देखें तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि कंसिडरेबल राइज जो है मीन, एक्सट्रीम और इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी जो है रेनफॉल की, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। मतलब क्या है, वेरिएबिलिटी जो वेरिएबल है वो ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वेरी बहुत ज्यादा हो सकती है कि मतलब एक तो बहुत कम आ गई, बहुत ज्यादा आ गई, तो जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब देखिए अलग अलग यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे टेम्परेचर अगर हम देखें, सरफेस एयर टेम्परेचर जो है इंडिया पर वो 0.6% से राइज हो रहा है पर ईयर, ठीक है। उसी के साथ रीजन अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया में तो वार्मिंग ज्यादा हो रही है देन द साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है एवरी डेकेड बिटवीन 51 से लेकर 15 तक 7.4 वार्मर डेज जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें जो है वो चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी जो है वार्म डेज की प्रोजेक्ट की जा रही है कि 55% जो है वो इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। एंड वार्म नाइट जो है 70% यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ कमिंग डेकेड्स में अगर हम देखें तो एवरेज ड्यूरेशन जो है हीट वेव्स का वो भी यहाँ पर डबल हो सकता है। अभी जैसे हीट वेव्स आ रही है तो वो अब डबल हो सकती है। तो हीट वेव्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी कंडीशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमने डिस्कस किया हुआ है। उसी के सी सरफेस टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का वो भी यहाँ पर राइज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम देखें तो उसकी भी तादाद यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में काफी फॉर्म हो रहे हैं, डिजास्टरस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो उनकी इंटेंसिटी और उसी के साथ साथ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है। अरेबियन सी अगर हम देखें तो ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा मुंबई की जिसने हिट किया था तो ये अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था। तो स्ट्रेंथ जो है पहले नहीं रहती थी, पहले मतलब ऐसा था कि अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं ऐसे जाते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कभी कभार इधर भी हिट कर रहे हैं, तो ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सीवियरिटी जो है यहाँ पर बढ़ रही है अरेबियन सी और साइक्लोन्स की बात करें तो। इसलिए क्या हो रहा है, अभी आने वाले दिनों में जो नेचुरल कैलेमिटीज है और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर लास्ट आर्टिकल पर आते हैं जो कि जीएसटी कंपेंसेशन की बात कर रहा है। अब देखिए जीएसटी जो है, जीएसटी बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। हम कोई भी अगर सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। जब हम जीएसटी पे करते हैं तो बट ऑब्वियसली कि जो जीएसटी है ये जाता है सरकार को। अब सरकार को पैसा मिल रहा है, अब उसमें से क्या होता है कि पहले जीएसटी आने से पहले क्या था, वैट था। मतलब जो राज्य सरकार है वो अपना वैट लगा देती। अब यहाँ पर वैट जब लगा रही थी तो समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जो है उसे 100 रुपीज मिल रहे थे, लेकिन अब जीएसटी आ गया है। जीएसटी बेसिकली क्या करता है, तो ये सभी स्टेट्स में सेम है, और जो स्टेट्स हैं पहले सेंटर पैसा लेगी फिर स्टेट्स को देगी। तो यहाँ पर समझ लीजिए जीएसटी जो है वो यहाँ पर आ रहा है, बट ऑब्वियसली कम आएगा क्योंकि वैट जो है काफी ज्यादा लगाया जाता था स्टेट की तरफ से, और उनको पूरे 100 रुपीज जो किसको मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं स्टेट्स को, ठीक है। ये पूरे 100 रुपए मिल रहे हैं स्टेट को। अब यहाँ पर जीएसटी जो है, जीएसटी फॉर एग्जाम्पल जीएसटी से आ रहे हैं 100 रुपए, लेकिन ये 100 रुपए में से जो आधे पैसे हैं 50 रुपए रख रही है सेंटर, और ये 50 रुपए जो है वो रख रही है स्टेट। तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि जो जो स्टेट है उनको तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है ना। तो ये जो नुकसान हो रहा है इसके कंपेंसेशन, अब एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताया, लिटरली ऐसा मत लीजिएगा, ठीक है। आप तो बोलोगे फिर तो पूरे पैसे जा ही रहे हैं, सेंटर का मतलब ही क्या है, ठीक है। लेकिन जीएसटी में वैरी होता है, बट ऑब्वियसली इतना नुकसान आपको लग रहा है गवर्नमेंट पागल होंगी, लूटती है तो यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी के इससे हमें देखने को मिल रहा है कि जो
कंपेंसेशन है, मतलब ये जो 50 रुपये का नुकसान हो रहा है इसका कंपेंसेशन जो है स्टेट्स मांग रही थी कि हम जब वैट लगा रहे थे हमको ज़्यादा मिल रहा था, अब जीएसटी आ गया तो हमको कम मिल रहा है, तो हमको कंपेंसेशन चाहिए। तो सेंटर ने बोला था ठीक है हम आपको कंपेंसेशन देंगे, उसी का ये पूरा मसला चल रहा है। अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में कि जो पैसे हैं, मतलब कोई लोग कुछ चीज़ खरीद ही नहीं रहे हैं, तो जीएसटी जो है सरकार के पास नहीं आ रहा है, सरकार के पास जीएसटी नहीं आ रहा तो कंपेंसेशन कहाँ से देंगे, है ना। ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि कंट्री का इकोनॉमिक स्लो डाउन और ज़्यादा बढ़ चुका है, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका कलेक्शन यहाँ पर काफ़ी कम हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। अब यहाँ पर लोअर जीएसटी रेवेन्यू आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली की जो कंपेंसेशन है वो भी यहाँ पर देने में डिले हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब उसी के साथ साथ जीएसटी कंपेंसेशन इशू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्या सोचा जा रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि सेंटर जो है उसने कुछ यहाँ पर क्लियर तो किया है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी बची हुई है, पेंडिंग है। कंसर्न निकल रहे हैं कि जो पेमेंट है टू द स्टेट गॉट डिलेड एज जीएसटी रेवेन्यू जो है वो लोअर आ रहा है देन एक्सपेक्टेड। मतलब सेंटर ने तो सोचा था कि हमको इतना आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं आ रहा है, वो कम आ रहा है। कम आने की वजह से जो कंपेंसेशन है उसमें यहाँ पर डिले हमें देखने को मिल रहा है। डिस्कशन क्या हुआ है, डिस्कशन ये हुआ है कि मार्केट बोरोइंग जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि मार्केट बोरोइंग जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर जो है वो क्या करेगी, ज़्यादा पैसा उधार लेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोचिए कि आपके फादर है, ठीक है, आपके फादर है, और आपके फादर ने क्या कहा कि आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप कोई इसमें काम कर रहे हो जहाँ पर आपको 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, ठीक है। एकदम आसान तरीके से मैं आपको ये पूरी सिचुएशन समझा रहा हूँ। आपको 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, आपके फादर ने बोला कि आप एक काम करो, ये जो 10,000 रुपये कमा रहे हो ना, ये 10,000 रुपये मत करो, जॉब छोड़ दो और यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, और ये जो 10,000 रुपये है ये मैं तुमको दे दिया करूँगा, महीने टू महीने मैं तुमको दे दूंगा। और आपने बोला ठीक है। अब आप यहाँ पर कंपेंसेशन मांग रहे हो, लेकिन हुआ ऐसा कि लॉकडाउन चलने की वजह से आपके जो फादर है उनकी भी इनकम कम हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है, भगवान ना करे, लेकिन ऐसा हो गया। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके फादर की भी इनकम जो है वो बंद हो गई है। अब ऐसी सिनेरियो में क्या है कि आपके फादर आपको 10,000 रुपये दे नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके फादर क्या बोल रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर उधार लेता हूँ, लोन उठाता हूँ, फिर तुमको 10,000 रुपये जो है वो दूंगा। यही सेम सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेंटर ने तो बोल दिया स्टेट्स को कि देखो वैट जो है हम निकाल लेते हैं, वैट तुम मत लो, हम जीएसटी लगाते हैं, और जीएसटी लगाने के बाद ऐसा करेंगे हम तुमको कंपेंसेशन दे देंगे। तो स्टेट्स ने बोल दिया ठीक है बहुत अच्छा। लेकिन फिर हुआ क्या, पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर जीएसटी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, जीएसटी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ कि अब कंपेंसेशन दे नहीं पा रहे हैं। अब कंपेंसेशन दे नहीं पा रहे तो सरकार बोल रही है कि हम बोरो करते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। या फिर जीएसटी रेट से उसमें हाइक भी कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीएसटी रेट हाइक कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है वो सोची गई, और फिर यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस जो है वो निकाले गए। कौन कौन से ऑप्शंस निकाले गए, पहले यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गारंटीड रेट है कंपेंसेशन का उसे यहाँ पर लोअर कर दिया जाए, ठीक है, कंपेंसेशन सेस को इम्प्रूव ज़्यादा कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट शेयर है, मतलब एसजीएसटी जो है उसे इंक्रीज कर दिया जाए, और मार्केट से बोरो जो कर रही है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी दे दी जाएगी, मार्केट से आप ज़्यादा बोरो कर सकते हैं, या फिर सेंटर जो है सीधा मार्केट से बोरो करेगा, मतलब उधार ले लेगा और फिर स्टेट्स को अपनी कंपेंसेशन जो है वो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि मित्रों मांगना पड़े तो मांगेंगे तो ऐसा यहाँ पर हमें चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। अब बेसिकली मैंने आर्टिकल क्यों लिया है ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कंपेंसेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। लेकिन एक तो ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो उनके पास है, दूसरा ये कि जीएसटी काउंसिल, इसके रिगार्डिंग मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देना था, जो एक स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जीएसटी काउंसिल अगर हम देखें, इनकी मीटिंग हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279 ए के तहत 3 बॉडीज देखने को मिलती है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है कि एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है, किसी आर्टिकल के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है, और नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई है, जैसे कि नीति आयोग, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्योंकि आर्टिकल में इसका जिक्र किया हुआ है, ये आर्टिकल भी ध्यान में रखिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कि जीएसटी काउंसिल जो है चेयर किया जाता है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट जो है उनका भी रिप्रेजेंटेशन है। और उसी के साथ वोटिंग अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना गुड्स एंड सर्विस के लिए, वो मेजोरिटी पर लिए जाते हैं। मेजोरिटी कौन सी है, 50% नहीं, 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने भी रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 80 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, 80 लोग प्रेजेंट है, एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसका 3/4 जो है उन लोगों ने यहाँ पर देना चाहिए। 4 2 8 मतलब 20, 3 2 6,
तो 60 लोग जो 80 में से 60 लोग जो उन्होंने हामी भरना चाहिए, तब जाकर वो रिजोल्यूशन जो है वो पास होगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, कोई तुक्का नहीं लगा सकता है इसमें, ये सोच नहीं सकता, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज में ये जो स्टेट मैंने आपसे पूछा था, प्लेस मैंने आपसे पूछा था, ये है इम्फाल, मणिपुर में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन स्टेट है उसका जो म्यांमार बिल है वो बस कनेक्टिविटी 2020 से बस कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमें देखने को मिलता है इम्फाल, मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है वीडियो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एकेडमी ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, एकेडमी ऐप को, ठीक है, डाउनलोड जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।